नमस्कार, सादर प्रणाम। आज 9 जून 2025 है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला साल भी पूरा कर लिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली की सत्ता में 11 साल पूरे कर लिए। ये 11 साल कैसे रहे इस पर मतैक हो सकता है, क्योंकि गिलास में भरे पानी को देखने का अपना अपना नजरिया होता है। कोई कहता है कि आधा गिलास भरा है तो कोई कहता है कि आधा गिलास खाली है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि पानी के उस गिलास को आप किस नजरिए से देखते हैं और कैसा महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भारत का मतदाता किस नजरिए से देखता है ये उतना आवश्यक नहीं जितना ये आवश्यक है कि उनका दृष्टिकोण क्या है। क्या वे वास्तव में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास की अवधारणा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, या फिर ये वाक्य उनके लिए चुनाव जीतने का माध्यम है। यहाँ ये समझना और बताना आवश्यक है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस कला में महारत हासिल है कि वे कैसे अपने लच्छेदार और इमोशनल भाषणों के जरिए आम आदमी को अपना मुरीद बना लेते हैं और आम आदमी उनके राजनीतिक भाषणों को ब्रह्मवाक्य मान लेता है। याद कीजिए उनका वो भाषण जिसमें वो कहते हैं कि चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है। एक अन्य भाषण पर नजर डालिए, मेरे शरीर के नसों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री को हवा का रुख बदलने में और परखने में महारत हासिल है। ऐसे में अगर मैं ये कहूं कि 2001 से 2025 तक जिस तरह की भाषा शैली उन्होंने देशवासियों के लिए गढ़ी है, उससे उनका मतदाता पूरी तरह से संतुष्ट है और लोकतंत्र में मतदाता को संतुष्टि ही वोट अथवा वोट बैंक के रूप में सामने आती है। विरोधी दल या मोदी की राजनीति से इत्तेफाक न रखने वाले लोग भले ही इसे मोदी का स्वांग कहें, नौटंकी कहें, मैनेजमेंट कहें, हकीकत तो यही है कि नरेंद्र मोदी अगर आज तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं तो यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है। वैसे राजनीति में विवाद और विकास दोनों में चोली दामन का साथ है और यही साथ मोदी की राजनीतिक पूंजी है, क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं कि विवाद से उनका नाता 2001 से चल रहा है और आज भी बदस्तूर जारी है। लेकिन कभी कभी विवाद भी ताकत बन जाते हैं, एक ऐसी ताकत जो विभिन्न वर्गों के वोट बैंक की ताकत को पहचाने की ताकत रखती है। इसके अलावा उस ताकत का इस्तेमाल चुनाव में किस तरह करना है, कहां पर करना है, ये मोदी जी को अच्छी से पता है। वैसे सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर सत्ता हासिल करना तथा बहुसंख्यकवाद को प्रमोट करना जैसे आरोप उन पर तब भी लगे थे जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और आज भी लग रहे हैं जब वे भारत के प्रधानमंत्री हैं। पिछले दिनों जब यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री के 11 वर्षों के कार्यकाल का सर्वेक्षण किया तो पता चला 47% भारतवासी उनकी सफलता की कहानी कहने को आतुर हैं, जबकि 53% लोग प्रधानमंत्री मोदी की अस्पष्ट राजनीति को लेकर सशंकित हैं। ये 53% लोग उनकी विफलता की कहानी कहने को तैयार हैं। इन 53% लोगों में से तमाम का कहना था कि बराक ओबामा तथा स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानने वाले मोदी सत्ता के लिए कहां तक जा सकते हैं कुछ पता नहीं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी के अगर मेरिट की चर्चा करें तो किसी भी लिहाज से कम नहीं। विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न वितरण योजना, आज जब मैं शूट कर रहा हूं तो लगातार पिछले 3 दिनों से अखबारों में बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापन देखने को मिल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में। मैं उनका कुछ जिक्र करता हूं। सुरक्षा, गरिमा, स्वाभिमान, 4 करोड़ परिवारों को पीएम आवास योजना में मिला पक्का घर, 44 लाख करोड़ सीधे लाभार्थियों को बैंक खाते में, डीपीटी की सख्ती, नागरिकों का सशक्तिकरण,
81 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन यानी हर थाली में अन्न का पूरा भरोसा, 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण, 10 करोड़ उज्ज्वला गैस सिलेंडर से धुआं मुक्त रसोई। यह रेल और सड़कों के नेटवर्क का जबरदस्त विस्तार, स्वदेशीकरण, शक्ति और आयुष्मान भारत जैसी तमाम योजनाओं के जरिए जहां उन्होंने देश के नागरिकों का न केवल भला किया बल्कि इनके जरिए उन्हें सहारा भी दिया। लेकिन इसके दूसरे तरफ वाले पन्ने पर जब नजर दौड़ाते हैं तो पता चलता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया की बोलती बंद करना या उस पर अंकुश लगाना, अघोषित इमरजेंसी के जरिए सवाल पूछने पर रोक लगाना, अपने मन की बात कहना लेकिन जन की बात न सुनना, सरकार की आलोचना करने वाले को राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही की संज्ञा से नवाजा जाना के अलावा हिंदू मुस्लिम के बीच वैमनस्य को समाप्त करने की पहल न करना तथा अपने लोगों के जरिए इसे और अधिक हवा देना तथा ये बताना कि मोदी हैं तो मुमकिन। किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव जीतना और फिर सत्ता प्राप्त करना ही मुख्य ध्येय होता है और ये होना भी चाहिए। इस कार्य में प्रधानमंत्री मोदी का कोई जोड़ नहीं, लेकिन इसी के साथ आम आदमी का विश्वास जीतना तथा उसे ये भरोसा दिलाना कि उसका मजहब भले ही कुछ हो, उसकी पूजा पद्धति भले ही कुछ हो, वो मांसाहारी हो या शाकाहारी हो, वो मांस का व्यापारी हो या दारू का, लेकिन अगर वो भारतीय है तो प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम उनके साथ। ईडी का प्रयोग करके, सीबीआई का प्रयोग करके, इनकम टैक्स का प्रयोग करके, 80 बनाम 20 का खेल करके तथा सब खोट डालूंगा कि भावना को बलवती करके तथा सत्ता की आलोचना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पाकिस्तानी बताकर, देशद्रोही बताकर, सरकार विरोधी बताकर सत्ता तो प्राप्त की जा सकती है। लेकिन वो सत्ता किस लिए? क्या सिर्फ सत्ता के लिए या फिर अपने विरोधियों को कुचलने के लिए? आखिर सत्ता का प्रयोजन क्या है? प्रधानमंत्री मोदी के पास या भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 4 वर्ष का समय है। इस समय का उपयोग ये पता करने के लिए करना चाहिए कि कोई देश हमारे साथ खड़ा क्यों नहीं। विश्व गुरु बनने के बावजूद भले ही मीडिया के जरिए ही सही, क्यों न हमारा कोई चेला बन पाया आज तक। हमें गुरु मानने के लिए कोई क्यों नहीं तैयार है। हमें यह भी सोचना होगा कि राजनीति और कूटनीति का घालमेल एकमात्र इसकी वजह तो नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को यह भी समझना होगा कि जब हम पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमें झुक कर चलना होता है, झुक कर आगे बढ़ना होता है, तभी पर्वत हमारा स्वागत करेगा, वरना नहीं। देश की एकता, अखंडता, सांप्रदायिक सद्भाव, देश की समृद्धि तथा देश के स्वाभिमान पर राजनीति करना घातक हो सकता है। सेना के शौर्य पर राजनीति या कूटनीति करना नुकसानदेह हो सकता है। और जब अब आप ये तस्वीर देख लीजिए ना, जो प्रधानमंत्री मोदी जी सेना की वर्दी में, मैं जब शुरुआत का जिक्र करता हूं और वो सीन याद करता हूं जिसमें राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून 2014 को शपथ ले रहे थे, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और आज जब हम उस पर आते हैं पुनः, तो हमको लगता है कुछ न कुछ समथिंग डार्क ब्लैक इन द बॉटम, कुछ तो गड़बड़। तो उसकी सफाई जगह जगह देते घूमना होगा, जबकि आप चुप रहने और चुप्पी साधने में माहिर हैं। वैसे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 11 वर्षों के कार्यकाल पर चर्चा की जाए तो ये बात आईने की तरह साफ है कि 2016 की नोटबंदी के फैसले से छोटे व्यापार और आम जनता यकीनन प्रभावित हुई। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर अपेक्षाकृत कम रहे। एमएसएमई क्षेत्र पर भी दबाव रहा, जिसके चलते कोविड और जीएसटी के बाद छोटे उद्योगों को पुनर्जीवित करने में कठिनाई हुई। इसी तरह किसानों के विरोध के बाद तीनों कृषि कानून को वापस लेने से सरकार की संवाद प्रक्रिया पर सवाल उठे। इसी के साथ जहां एक तरफ विपक्ष की आवाज को दबाने की प्रवृत्ति बढ़ी, वहीं सरकार ने ध्रुवीकरण तथा अल्पसंख्यकों के खिलाफ वातावरण बनाने और मीडिया, न्यायपालिका तथा चुनाव आयोग को प्रभावित करने में भी अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल किया। तभी तो जब सर्वे के दौरान मतदाताओं से ये पूछा गया
कि अगर इस समय लोकसभा के चुनाव हो जाएं तो भाजपा को कितना लाभ हो सकता है। के जवाब में 62% मतदाताओं का कहना था कि 240 से घटकर 200 पर आ जाएंगे मोदी, जबकि 40% का कहना था कि 250 सीटें मिल जाएंगी, जबकि 1% लोगों का कहना था कि पता नहीं। कुल मिलाकर मोदी सरकार को इस सर्वे में केवल पासिंग मार्क्स मिले हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पर हमले तथा सिंदूर पर राजनीति का कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिला। सर्वे में उल्टे मोदी की चुप्पी की लोगों ने जमकर खिंचाई थी। अब 4 साल मोदी जी के लिए भी हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। द संकेत लाइव पूरे परिवार के साथ मोदी जी के अग्रिम 4 वर्षों के लिए बधाई प्रदान करता है। नमस्कार।